चलो, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो आप सबको पता है, क्लास 10th में ही पढ़ा था। क्या होता है? ठीक है, चार्ज आपका बेसिकली बनता क्यों है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज बनता कब है? आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक किसी भी मटेरियल से या किसी भी आइटम से दूसरे में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, क्लियर, या गेन किए जा सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा? चार्ज डेफिसिट या चार्ज इम्प्लिसिट हो जाएगा, यानी चार्ज बढ़ जाएगा या फिर चार्ज कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गए तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो नेगेटिव चार्ज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये तभी क्रिएट होते हैं जब आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन्स कभी ट्रांसफर नहीं होते, क्लियर। तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? दो टाइप के चार्जेस। अब ये इवन क्लास 10th में ही पढ़ाई था आपने, क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल्स की तरह, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यानी दो पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा पहले किया गया था, दैट इज कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क थ्रेड से रब किया तो ये सिल्क थ्रेड या सिल्क आपका दैट इज पे क्लोथ से, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ग्लास रॉड के ऊपर, और प्लास्टिक रॉड को किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस बेसिस पे ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को हमने कंपेयर किया। दो अलग टाइप के चार्जेस थे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव हमने जस्ट फॉर कन्वेंशन दिया हुआ है, क्लियर। एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बेसिकली जस्ट फॉर कन्वेंशन हमने दो अलग टाइप के चार्जेस देखे, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया उन्हें नाम। क्लियर ये पॉइंट? नाउ अब उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट किया गया कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, अगर वो आपस में क्लोजर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करने लगेंगे? आपस में रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज को पास में लाएंगे तो रिपेल करेंगे, यानी ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के पास लाए तो रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। बट ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास ले गए तो वहां पे अट्रैक्शन शो हुई। इट मींस प्लास्टिक रॉड हैज एनी अदर चार्ज देन ग्लास रॉड। ठीक है, जो चार्ज ग्लास रॉड पे था उससे अलग चार्ज था आपका प्लास्टिक रॉड पे। क्लियर? नाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इवन आपने 6th 7th 8th क्लास का भी तो पढ़ा ही होगा। हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है चार्ज टेस्ट करने के लिए एक अपरेटस, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। क्लियर? और दूसरी चीज कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में आप सबको पता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच कैन अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स जिसमें स्लोली चार्ज फ्लो करें, और इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल ही चार्ज फ्लो नहीं करे, विच डज नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम। ठीक है, अब इसमें मैं एक नई टर्म आपके लिए जोड़ रहा हूं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? बताओ। डाइलेक्ट्रिक आप सबको क्या पता है? सोचो डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब आप सबने प्लास्टिक स्केल देखा हुआ है। प्लास्टिक स्केल अपने हेड से रब करो और पीसेस ऑफ पेपर की तरफ ले जाओ तो क्या होगा? पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा वो। अब कैसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया? प्लास्टिक क्या था आपके लिए? इंसुलेटर था, बट उसके ऊपर चार्ज कैसे आ गया? बताओ। अभी चैप्टर का नाम ही हमारा, ये चैप्टर 1 और 2 मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मींस रुका हुआ। आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में। स्टैटिक जो रुका हुआ है, डायनेमिक जो मोशन में है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी रुकी हुई है, यानी चार्ज कहीं पर स्टे कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर? वो वाली कंडीशंस हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, इन दोनों चैप्टर्स में। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक है आपके ऐसे इंसुलेटर्स जिनके ऊपर चार्ज स्टे कर सकता है।
मूव नहीं करेगा, स्टे कर सकता है। आपने प्लास्टिक स्केल को रब किया हेयर से, ठीक है, और किस पे, पीसेस ऑफ पेपर पे ऊपर रखा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई है और वो उसके ऊपर रुकी हुई है। समझे? प्लास्टिक कंडक्शन नहीं करवा रहा है, बट उसके ऊपर चार्ज जो है वो स्टे कर रहे हैं, दैट इज उसके ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, करंट जो चार्ज फ्लो करते हैं इन यूनिट टाइम। क्लियर? चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन अ वायर थ्रू पर यूनिट टाइम, वो हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो रुके हुए हैं वहां पे, ठीक है, वो फ्लो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अब स्केल से जब आपने रब किया, ठीक है, स्केल रब किया और पीस ऑफ पेपर की तरफ ले गए, तो स्केल के ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए क्योंकि आपने रब किया उसे, क्लियर, ऑयल वगैरह की वजह से। अब इस पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर लेके गए, तो अब उसने वहां पर क्या किया उस चीज को भी समझो। जब आप पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर लेके गए तो उसने उसके ऊपर अपोजिट चार्ज ऑफ डेवलप कर दिए, और वो चार्ज कैसे डेवलप हुए? दैट इज बाय इंडक्शन। इंडक्शन आपने याद करो, मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था कि बिना कुछ टच किए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाए, तो वही चीज इंडक्शन यहां पर भी हुआ। दैट इज स्केल ने पेपर को टच नहीं किया, बट अपोजिट चार्ज डेवलप करवा दिए उसके ऊपर। क्लियर? पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर अब जब अपोजिट चार्ज डेवलप हो गए, सपोज स्केल के पास नेगेटिव चार्ज थे, ये पीसेस ऑफ पेपर थे, इसके ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा दिए, नेगेटिव इसके अगेंस्ट चलेगा इधर की तरफ। क्लियर? और फिर ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? और ये विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होगा, मतलब वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होने लगेंगे विदाउट एनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये चीज हो गई। क्लियर? बट अब स्केल को किसी और से टच करा दोगे तो ये चार्ज नलीफाई हो जाएंगे, और फिर कोई भी, मतलब ये भी थोड़े टाइम के लिए रहती है आपकी, अगर आप देखोगे तो उसके बाद अपने आप वो एनवायरनमेंट में मिक्सड अप हो गई। क्लियर हो गया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, डाइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसे इंसुलेटर्स, यानी ये क्या है, बेसिकली इंसुलेटर्स हैं, बट इनमें इंसुलेटर में एक नई प्रॉपर्टी क्या आ गई कि इनके ऊपर चार्ज स्टे कर सकते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक कह देंगे जिनके ऊपर चार्ज स्टे कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी क्लियर हो गया। नाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब बेसिक प्रॉपर्टीज पहली है इसमें आपकी, दैट इज चार्ज इज एडिटिविटी, एडिटिव इन नेचर, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब एक बात अगर हम करें जो हम फिजिक्स में करते ही आते हैं हमेशा, कि ये स्केलर है या वेक्टर है। एवरी फिजिकल क्वांटिटी को आपको हमेशा देखना ही देखना है ये चीज, स्केलर या वेक्टर। क्लियर? तो चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ। चार्ज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। स्केलर वेक्टर सबको क्लियर है ना? विच है स्केलर मींस जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज डायरेक्ट, यानी टोटल चार्ज आपका क्या होगा? सम ऑफ ऑल द चार्जेस। क्लियर? आपके जितने भी चार्जेस हैं तो उनका सम, और अकॉर्डिंग टू देयर साइन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर? यानी अकॉर्डिंग टू देयर साइन ऐड किए जाएंगे, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम। ठीक है। सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मींस टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आपके पास कितना है? अब ये कैसे डिसाइड होगा? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपका जो चार्ज है वो कैसे क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज डेवलप होगा। अब जब एक एटम से दूसरे एटम में कुछ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, बट अगर हम एक ऐसा मॉलिक्यूल देखें तो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है और बहुत नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर होते हैं। क्लियर? तो जब आपका कोई भी बॉडी चार्ज अप होती है तो एक दो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, लाखों करोड़ों में मूव करते हैं। ठीक है, या आपको पता भी हो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। ठीक है। नाउ एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा आपने 10th में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, याद कर लो अच्छी तरह। ठीक है, वही सब 12th में पढ़ना है 10th का, जैसे 9th का 11th में पढ़ा था। 9th तो पढ़ी नहीं थी। ठीक है, तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तब हमारा 1 कूलम वहां पे चार्ज डेवलप होगा। क्लियर? तो यानी हम 2-4 इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, 5 कूलम ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, तो कितने करोड़ों से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ गए आपके। क्लियर? सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि अगर हमें टोटल चार्ज बताना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। N stands for number of electrons and E stands for charge of 1 electron। क्लियर हुआ? जो कि आपको बता दिया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैसा यूनिट भी क्लियर हो गई। ठीक है, अभी नोट कर लेना बाद में ध्यान से। थर्ड फर्दर आपकी चार्ज इज कंजर्व्ड, ये आप इवन मास में भी पढ़ते आए हो, और मास और चार्ज आपस में कोरिलेट भी करते हैं आगे। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड, सिंपल वही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। क्लियर? कोई भी एक एटम से दूसरे एटम में आपका चार्ज जो ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया बेटा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज की कूलम, माइक्रो कूलम मीन्स 10⁻⁻6, मिली कूलम मीन्स 10⁻⁻3, फर्दर नैनो कूलम 10⁻⁻9। ठीक है, पिको स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻12, फर्मी 10⁻⁻15। ये ऐसे याद रखने हैं बेटा सारी चीजें। और भी देखो सब में ही ये रिलेशन, तो सब में माइक्रो, मिली, नैनो, ठीक है, ये चलते ही रहेंगे। अगर माइक्रो कूलम बोल रहे हैं तो कूलम के लिए हो गया 10⁻⁻6, माइक्रोमीटर बोल रहे हैं तो 10⁻⁻6 मीटर हो गया। क्लियर? एमस्ट्रॉन्ग भी आपको याद होगा, 11th बताया हुआ 10⁻⁻10। ठीक है, ये यूनिट्स आपको वैसे भी अलग से याद रखनी है सारी। क्लियर? यहां तक कर लो नोट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? आप सबने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैसे ही आपका कूलम्स लॉ है, यानी फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अगर सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, क्लियर? चार्जेस भी हम नॉर्मली स्पेरिकली मान रहे हैं। ठीक है, अब इनका जो डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज ले लिए हमने। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो सपोज R है, दोनों के चार्जेस Q1 Q2 हो गए। अब इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी वो कितनी होगी? वो होगी आपकी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको कंपेयर कर सकते हो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी यही था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनको कंबाइन किया तो फॉर्मूला क्या बना? F इज डायरेक्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, वेयर K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इसकी वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वैल्यू इसकी 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या बनेगी बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कैसे बनेगा? देखो, K की ऐसा यूनिट बनाने के लिए आपको इन दोनों को इधर शिफ्ट करना है, तो FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो इससे आप ऐसा यूनिट बना सकते हो K की। क्लियर? F तो पता ही आप सबको न्यूटन होता है, चार्ज की कूलम हो गई, और R डिस्टेंस आपका मीटर में रहता है। ठीक है, वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, पाई आपको पता है कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी कि अब आपका जो फ्री स्पेस है वहां पे कितनी फोर्स वहां पे एग्जर्ट हो सकती है उसके बेसिस पे। अब ये चेंज भी हो सकता है। अभी आपका जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल हम एयर लेते हैं,
क्लियर? तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कोई और मीडियम में भी हो सकता है, वाटर में भी आप शिफ्ट कर सकते हो, तो के की वैल्यू चेंज होती जाएगी वहां पे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह हम यूज करेंगे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब सपोज यही चीज देखो, अगर हमने यही मीडियम किसी मतलब यही पूरे क्या एपरेटस हो गया, दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस, ठीक है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया सपोज किसी मीडियम में। क्लियर? तो वहां पे फोर्स कितनी होगी? फोर्स वैक्यूम में अभी हमारी कितनी है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वैक्यूम या एयर। अगर मीडियम में हमने कर दिया शिफ्ट तो क्या हो जाएगा? के, अब यहां पर के की वैल्यू क्या होगी? चाहे इसको हमने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें एफ मीडियम में निकालना है, तो हमने 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम। तो ध्यान से बताओ क्या बनेगा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो सेम है आपके, क्या ऊपर आएगा? एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन बचेगा। क्लियर? ये आया बेटा? अब इसकी वैल्यू को हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं बेटा। ठीक है, हाँ 2 को डिवाइड किया ना तो एप्सिलॉन नीचे आएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना बेटा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? कहां दिया हुआ है अलग से फर्दर? चलो, ये एप्सिलॉन आर, इसको एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर आपका क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? और इसको हम फर्दर के से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल के। अब यहां पे स्मॉल के यूज करेंगे। ठीक है, तो एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ वैक्यूम इंटू के। ये उल्टा लिखा है मैंने, रुको एक सेकेंड। आपका नहीं, रुको, एप्सिलॉन आर जो होता है दैट इज एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय के बनेगा। क्लियर? ये बन गया आपका 1/एप्सिलॉन। आया समझ में? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। क्लियर? तो यहां पे क्या बन रहा था? एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये 1/एप्सिलॉन आर बन गया। क्लियर? या इसको हम फर्दर के भी बोलते हैं, स्मॉल के, जो भी बताया मैंने आपको। क्लियर? तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा एफ मीडियम का? एफ वैक्यूम बाय के या एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो मीडियम में ध्यान देना बेटा इस चीज पे। अब ये फॉर्मूले से भी क्लियर, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 रहेगी, के की वैल्यू मोर देन 1 रहेगी, तो आपका जो मीडियम में फोर्स होगा वो ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा। एयर में ही सबसे ज्यादा फोर्स रहेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, और किसी मीडियम में अगर हम डालेंगे तो वो फोर्स आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कर लो यहां तक नोट डाउन। आपका जो फोर्स है आपको पता है क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। तो यहां पे जब हम फोर्स का फॉर्मूला कर रहे हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर हमें Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लेना है बेटा। ठीक है, हमें साइन नहीं कंसीडर करने हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। साइन हमारा किसके बेसिस पे रहेगा? कि डायरेक्शन जो फोर्स की है, अगर वो दोनों चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्लियर, तो डायरेक्शन आपकी ये हो गई कि ये इस तरफ खींच रहा है, इसे रिपेल कर रहे हैं तो ये उसको उस तरफ भेज रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। क्लियर? अब इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? आर कैप यूज करना पड़ेगा, इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? या फर्दर हम इसे क्या कर सकते हैं? आर क्यूब करके आर वेक्टर भी यहां डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कर लो नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब सपोज आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है, तो सारे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। क्लियर? सपोज हमारा एक Q1 चार्ज यहां पर है, Q2, Q3, Q4, ठीक है, ऐसी सो मैनी चार्जेस आर देयर।
क्लियर? तो अब हम वन बाय वन Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? जितने भी चार्जेस हैं अकॉर्डिंग टू साइन उस पर फोर्स लगेगी बेटा, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ठीक है, अभी हम चार्जेस के साइन के ऊपर नहीं जा रहे, जो भी है फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब टोटल फोर्स जो चार्ज 1 के ऊपर होगी वो क्या होगी? सारी फोर्सेस के चार्ज का, सारे चार्जेस की फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्स क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो F1 के ऊपर कौन कौन लगा रहे हैं? 1 2 भी लगा रहे हैं, तो फोर्स 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इस चीज को भी बेटा पढ़ना सीखो। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वेक्टर जब हमने लिखा था अभी कूलम्स लॉ का, वहां पर भी हम 1 2 कर देंगे उसे। ठीक है, प्लस F13 1 के ऊपर 3 लगा रहे हैं जो F14। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नाउ अब F12 क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और R स्क्वायर, और यहाँ पे 1 2 लिखेंगे हम, और ये वेक्टर फॉर्म में तो R12 की डायरेक्शन में, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, और यहाँ पे R13 कैप का मतलब क्लियर है, ये यूनिट वेक्टर हम डिनोट कर रहे हैं, प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर, और यहां पे भी R14 यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब ऐसे ही अगर सपोज और भी ज्यादा चार्जेस होते तो चलता जाता। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका? K Q1 आपका कॉमन है। क्लियर? K Q1 कॉमन हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q2 बाय R12 स्क्वायर। ठीक है, और R12 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? K Q1, K की जगह आप चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। क्लियर? K Q1 समेशन ऑफ R इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 2 वाले से, 2 वाले से लेके Q इक्वल्स टू 2 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा बेटा। Q इक्वल्स टू 2 से लेके इंफिनिटी तक समेशन ऑफ QI अपॉन R1I। डिस्टेंस क्या हो रहा है देखो, R12 R13 R14, तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं? R1I और स्क्वायर उसका, और डायरेक्शन तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वेक्टर सम होगा वो निकलेगी। क्लियर हुआ? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपकी, फोर्सेस ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। क्लियर? एक को एक टाइम पर लेते हुए सारे फोर्सेस का हमें वेक्टर सम करना है वहां पे। क्लियर? मेन आपका ये फॉर्मूला है, इस बेसिस पर आप ऐड ऑन कर दोगे। कर लो नोट।